नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय: सुकेश चंद्रशेखर, फ्रॉड या सत्ता का दलाल। दूसरा, क्या होता आरएसएस का अगर सरदार पटेल थोड़ा और जीवित रह जाते। तीसरा, क्यों टारगेट किए जा रहे हैं आजम खान साहब। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त एक बार भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी आर्थिक मदद से हमें चैनल चलाने में थोड़ी आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, सुकेश चंद्रशेखर, फ्रॉड या सत्ता का दलाल। इधर एक नाम बहुत चल रहा है और उन्होंने सनसनी फैला दी है कि उन्होंने कुछ कितने करोड़ रुपए घूस सत्येंद्र जैन को, जो जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के मंत्री, उनको कितना पैसा दे दिया, इत्यादि इत्यादि। अब ये जरा समझ लीजिए कि सुकेश जी हैं क्या। सुकेश चंद्रशेखर जी एक, उनको अंग्रेजी में कॉनमैन कहा जा रहा है, हिंदी में उसका जो आम वो है वो हिंदी का तो नहीं, अंग्रेजी वर्ड फ्रॉड भी है। जो ये सब फ्रॉड करके ईडी ने उनको अभी पकड़ा है और उनके ऊपर करीब 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सुकेश जी के जब पालने में ही थे तो इनके पूत के पांव पालने में बहुत अच्छे दिखाई देने लगे थे। 2007 में जब ये केवल 17 वर्ष के थे तो इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का पहला फ्रॉड किया था। और ये बेंगलोर में जन्मे हैं, फिर इन्होंने पढ़ाई लिखाई चेन्नई में की है, इत्यादि इत्यादि। 2014 में इन्होंने लीना पॉल नाम की एक मलयाली एक्ट्रेस से शादी की और इनकी फिर रफ्तार बढ़ गई है। मतलब जो फ्रॉड या सत्ता के दलाल, ये अब आपको और हमको डिसाइड करना है कि ये क्या, आप इनको किस रोल में देखते हैं। अब इनका एक बहुत मोडस ऑफ ऑपरेंडी था कि कभी ये सीबीआई के अफसर बनके किसी को फ़ोन करते थे, कभी पीएमओ के डायरेक्टर बनके किसी को फ़ोन करते थे, कभी किसी मंत्री का पीए बनके फ़ोन करते थे और लंबी चौड़ी वसूली करते थे। ये एक बार 2017 में भी अरेस्ट हुए थे, लेकिन फिर इनकी बेल हो गई थी। अब ये 2022 में फिर से अरेस्ट हुए हैं। हिंदी सिनेमा की बहुचर्चित अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भी इन्हीं के कारण ईडी ने बुलाया था और उनसे पूछताछ की थी और उनको भी इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कहीं ना कहीं लिप्त माना गया था। अब उन्होंने बताया था कि जैकलीन फर्नांडिस से नज़दीकी बढ़ाने के लिए, दोस्ती कायम करने के लिए इन्होंने उनको 4 बिल्लियाँ दी थी। अब बिल्ली हमारे आपके घर में रहती है, लोग बिल्ली दूध न पी जाए, ये सब आपने सुना ही है, प्रेमचंद की एक बड़ी कहानी भी है। खैर, यहाँ पे बिल्ली, जो पर्शियन बिल्ली हैं, एक एक बिल्ली की कीमत 2-2 करोड़ रुपए है। ये सब अमीरों के शौक हैं। तो इन्होंने जैकलीन फर्नांडिस को, सुकेश जी ने 4 पर्शियन बिल्लियां दे दी, 8 करोड़ रुपए की दे दी दोस्ती बनाने के लिए। अब अल्टीमेटली क्या इनका डिजाइन था वो तो नहीं मालूम। उनको महंगी महंगी मोटरसाइकिलें भी दे दी। तो ये कुछ इस तरह की गिफ्ट बांटते थे। फिर इन्होंने अभी जब ये जेल में बंद हो गए तो इन्होंने 7 अक्टूबर को जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सक्सेना साहब, उनको एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने कहा कि जो सत्येंद्र जैन हैं वो और उनके एक सहयोगी हैं सुशील जी, सत्येंद्र जैन के साथ रहते हैं। इनको सुशील जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी में हम तुम्हें कहीं अकोमोडेट करेंगे, तुम्हें कोई पद दिलाएंगे और इसके लिए तुम 50 करोड़ रुपए दो। फिर इन्होंने ये भी बताया कि जेल में ठीक से रहने के लिए एक प्रोटेक्शन मनी की भी बात हुई, जिसके तहत सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए में डील फाइनल हुई, 2 करोड़ रुपए पर मंथ, और ये पूरा पैसा उन्होंने सत्येंद्र जैन को मंथली इंस्टॉलमेंट पे पूरा कर दिया। इनका ये भी कहना है कि जो जेल के डीजी हैं उनको, संदीप गोयल साहब, उनको भी इस प्रोटेक्शन मनी का एक दूसरा 10 करोड़ यहाँ दिए, 12.5 करोड़ उनको भी दे दिया इन्होंने, और 1.5 करोड़ रुपया हमारे सुशील जी को भी इन्होंने दिया। अब इस पत्र को कोर्ट में इनके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, एज अ विटनेस, मतलब एज अ सबूत पेश किया जा रहा है कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। बीजेपी इसको लेके बिल्कुल कल से वो हो गई, क्योंकि मोरबी हुआ है। अब मोरबी की बात को दबाने के लिए कुछ तो सनसनीखेज करना है, तो बीजेपी लग गई है इसके पीछे कि आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्ट है, क्या क्या है, इत्यादि इत्यादि। अब आप एक 2-3 चीजें समझिए। क्या कोई ऐसी ठगी कर सकता है? क्या कोई पीएमओ का अफसर बन के, सीबीआई का अफसर बन के, किसी मंत्री का पीए बन के फोन कर सकता है? या इस तरह की चीजें आम बात है? ये जो सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं
वो इस तरह से ही ऑपरेट करते हैं। जो दिल्ली रहा है और दिल्ली के इन इन जो ताकतवर लोग हैं उनके ऑपरेट करने का जो ढंग है, उसमें आपको तमाम सुकेश चंद्रशेखर मिल जाएंगे जो इस तरह से ऑपरेट करते हैं और बड़े पैसे कमाते हैं। उनका काम क्या है? नहीं, वो काम ये है कि उन मंत्री जी के क्लोज हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का दूसरा मतलब ईडी को आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट या सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट ये पत्र, जो खुद एक व्यक्ति जो फ्रॉड में है वही पत्र मिल रहा है वहां दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे इस तरह का अजीब सा एक नया ट्रेंड आया है। अतीक अहमद, जिनके ऊपर हत्या और किसके किसके मुकदमे हैं और वो बंद हैं, वो बार बार वो टीवी में डिबेट चल रही है कि अतीक अहमद ने कहा कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छी। फिर ये 2 दिन बाद आया कि उनकी पत्नी ने भी कहा। गुंडे बदमाशों का सर्टिफिकेट चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र अब इस देश में गुंडे और ये सब लोग कर रहे हैं। मतलब सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं वो ठगी के मास्टरमाइंड वो लगा रहे हैं और उसको एडमिसिबल मतलब उसको दे रही है ईडी कोर्ट। खैर, किसका हाथ है किसका नहीं हाथ है ये तो बहुत स्पष्ट हो जा रहा है इससे। अब जरा दूसरी बात हम लोग कर लें, क्या होता आरएसएस का अगर सरदार पटेल थोड़ा और जीवित रह जाते। ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको इसलिए समझना जरूरी है कि कल जब सरदार पटेल की जयंती थी तो अमित शाह साहब ने उसमें बड़े तीखे तेवर में कहा है कि अगर सरदार पटेल नेहरू की जगह अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते तो देश की तमाम समस्याओं का नहीं होती। और वो बहुत अच्छा, मतलब एक उनका एक कहना है जैसे वो एक कुर्सी थी और उसमें नेहरू जी ने सरदार पटेल को किनारे ढकेल के खुद बैठ गए। खैर, कुछ मैं तथ्य आपके सामने रख दे रहा हूं और वो तथ्य इसलिए क्योंकि वो आपको समझना जरूरी है। सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हो गई थी। मतलब आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली, 1947 में। ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950। 3 साल 4 महीने ही कुल वो उस पद पे रहे। और ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि तब तक पहला चुनाव भी नहीं हुआ था। 52 में पहला चुनाव हुआ है, तो पहला चुनाव भी नहीं हुआ था। तो किसी भी मतलब पहले चुनाव के बाद जो भी देश की पॉलिसी तो बन रही थी, लेकिन वो पहला चुनाव अहम था। अब गांधी की हत्या होती है 30 जनवरी 1948 में और सरदार पटेल 4 फरवरी 1948 को आरएसएस को बैन करते हैं। ये एज होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सरदार पटेल का फैसला होता है जब बैन करते हैं। और फिर गोलवरकर साहब अगस्त 1948 में जेल से छूटते हैं और आते हैं और फिर वो अपील करते हैं कि उनके ऊपर ये जो बैन आरएसएस के ऊपर लगा है उसको हटाया जाए। ये नेहरू जी से कहते हैं। नेहरू जी कहते हैं ये काम होम मिनिस्ट्री ऑफ होम ने किया और आपको इसके लिए सरदार पटेल से मिलना चाहिए। वो फिर पटेल से संपर्क करते हैं। अब उस समय ये इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सरदार पटेल आरएसएस को क्या समझते थे ये समझिए। सरदार पटेल गोलवरकर साहब के सामने 4-5 कंडीशंस रखते हैं, शर्त रखते हैं। उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट मैं 4-5 पढ़ दे रहा हूं कि एक तो ये कहते हैं कि आरएसएस का एक लिखित संविधान होना चाहिए। आप लिखित संविधान करिए और उस संविधान को सार्वजनिक करिए जिससे सबको पता रहे कि आपका संविधान क्या है। दूसरा वो ये कहते हैं कि आप जो आरएसएस है वो देश के संविधान में अपनी आस्था है, इस बात को सार्वजनिक रूप से कहे और ये व्यक्त करे, क्योंकि उस समय तो संविधान बन रहा था कि जो भी संविधान है उसमें उसकी आस्था रहेगी। तीसरा, तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकारे। अब आप समझ लीजिए 1948 में सरदार पटेल के अनुसार के जो वो रखते हैं, अभी ये देश आजाद हो चुका है लेकिन आरएसएस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं मान रहा है। वो अब उस पर तो बहुत डिबेट है, आप सबको पता ही है। फिर वो कहते हैं कंडीशन कि इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। और एक पॉइंट वो और इंपॉर्टेंट कहते हैं कि जो किशोर वय जो यूथ है, किशोर को इनरोल करने से पहले माँ बाप की सहमति, कंसेंट ऑफ पेरेंट्स जरूर होना चाहिए। नहीं तो आप किशोर वय के किसी को कर रहे हैं और एक तरह से उसको आप उसके अपरिपक्व माइंड को आप कहीं ना कहीं से इफेक्ट कर रहे हैं, और तो इसलिए उसका माँ बाप का कंसेंट जरूर होना चाहिए। और एक उनकी एक और लास्ट शर्त थी कि आरएसएस ये भी इंश्योर करे और ये कहे कि जो हिंसा और गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी को वो छोड़ देगी।
वो ये सब इसके रास्ते को वो पे नहीं चलेगी। अब ये गोलवरकर नहीं मानते हैं और इसके विरुद्ध आंदोलन करते हैं और गोलवरकर साहब फिर से गिरफ्तार हो जाते हैं। फाइनली जैसा वल्लभ भाई पटेल चाहते थे उसके अनुसार आरएसएस के कुछ संविधान बनता है। उसमें दो ही एक्सेप्शन है जो उनकी, जिस बात को पटेल की नहीं होता है। एक तो ये होता है जो सरसंघचालक है, जो उनका हेड है, उसके चुनाव की प्रक्रिया इसमें नहीं कवर होती है, और किशोरों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके इनरोलमेंट के समय उनके पेरेंट्स का जो कंसेंट फॉर्म है, ये दो चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जो आंतरिक लोकतंत्र है जो संविधान में लिखा था वो भी लागू नहीं हुआ। आरएसएस के संविधान में जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात थी जो सरदार पटेल ने कराई थी वो लागू नहीं हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आरएसएस के बारे में गांधी जी की हत्या में जो वक्तव्य है वो मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ। ये नीरजा सिंह की जो पुस्तक है पटेल प्रसाद एंड राजा जी मिथ ऑफ इंडियन राइट, पेज 82 पे उद्धृत है, मैं कोट अनकोट। सरदार पटेल इस पुस्तक के अनुसार कह रहे हैं, आरएसएस men expressed joy and distributed sweets after Gandhi's death. गांधी की हत्या के समय इन्होंने मिठाई बांटी और खुशी मनाई। ये सरदार पटेल कह रहे हैं, मैंने रेफरेंस बता दिया है कहाँ से। मैं एक चीज़ इसलिए, ये स्पष्ट है कि अगर सरदार पटेल जिंदा रह जाते और तो जो आरएसएस को इंटरनल डेमोक्रेसी और ये होता तो वो उसको लागू करवाते और शायद जो तिरंगा 10-20 साल बाद नागपुर के हेडक्वार्टर पे फहराया, वो सरदार पटेल इसको ये इंश्योर करते कि वो शायद 52 के इलेक्शन से पहले ही वहाँ फहरा दिया जाता। तो सरदार पटेल के नहीं रहने से ये लेवरेज ज़रूर हुआ कि आरएसएस को एक खुली छूट मिल गई कि इन सब चीज़ों को ना मानते हुए आगे बढ़ने। अब मैं एक चीज़ इसलिए कर दे रहा हूँ कि वो भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जनरली ये कहा जाता है कि नेहरू ने उनको कर दिया, नेहरू ने कर दिया। नेहरू सबसे कद्दावर नेता हो गए, जैसा मतलब ये तो है ही कि भाई सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू कुछ की पर्सनालिटी को इन्हीं नेताओं के अनुसार जो बीजेपी नेता हैं कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। अब एक चीज़ और वाकया समझ लीजिए, सरदार पटेल की लड़की मणिबेन पटेल को नेहरू ने 1952 में लोकसभा इलेक्शन का टिकट दिया और वो लड़के एमपी बनी। 1957 में फिर वो कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा का इलेक्शन जीत के गुजरात से फिर से आई। 1962 का इलेक्शन वो स्वतंत्र पार्टी के कैंडिडेट से आनंद गुजरात से हार गई तो 1964 में उनको राज्यसभा 64 से 76 साल के टर्म के लिए कांग्रेस के टिकट पे नेहरू ने फिर से उनको राज्यसभा भेजा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट डेट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 3 अप्रैल 1964 में ये काम हुआ। 1964 3 अप्रैल 1964 शी वॉज इलेक्टेड टू राज्यसभा एंड नेहरू डाइड इन मे। तो नेहरू के लिए एजेंडा था कि भाई इनको वहाँ भेजना आवश्यक है और वो वहाँ नहीं। 71, अब नेहरू की डेथ हो चुकी थी, 71 का इलेक्शन वो नहीं लड़ती हैं। 73 का इलेक्शन, क्योंकि वो कांग्रेस का जब बंटवारा हुआ तो वो कांग्रेस ओ के साथ रह गई थी, वो कांग्रेस ओ के रूप में इलेक्शन लड़ती हैं और 73 में वो इलेक्शन फिर गुजरात से जीतती हैं। 77 में वो जनता पार्टी से वो इलेक्शन जीतती हैं। 4 बार लोकसभा 1 बार राज्यसभा वो रहती हैं इस देश में। और उसमें से शुरू में जब तक नेहरू जिंदा थे वो मणिबेन को, अगर वो लोकसभा का इलेक्शन हार भी गई थी तब भी उनको राज्यसभा से भेजा था। तो ये आप खुद निर्णय करेंगे क्या नेहरू इनके सरदार पटेल का जैसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं भाजपा के लोग, वो कितना उचित है। एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, सरदार पटेल के लड़के जो दया भाई पटेल थे वो बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 1939 से इलेक्टेड मेंबर थे फॉर 18 ईयर्स अप टू 1957 और 1954 में वो मेयर भी इलेक्ट हो गए थे और मेयर रहे थे बॉम्बे के। बाद में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और इसलिए मैं ये ज़रूरी मान रहा हूँ कि ये आपको भी पता रहना चाहिए कि सरदार पटेल का आरएसएस के बारे में क्या विचार था और उनको कांग्रेस या नेहरू ने किस तरह से ट्रीट किया उनको और उनके परिवार को। अब तीसरी बात, क्यों टारगेट किए जा रहे हैं आजम खान साहब। आजम खान साहब का देखिए, मैं उस डिटेल आजम खान साहब का क्यों हो रहा है, तो मुझे एक यह है कि ये बीजेपी का एक बहुत सफल सुनियोजित प्रायोजित एक ऑपरेशन है जो सफल हुआ है। नेम शेमिंग, पहले तो खूब बदनाम करो, 100 से ऊपर केस ला दो, बकरी चोरी और क्या क्या ना करो, और सत्ता के सारे तंत्रों को उनके अगेंस्ट यूज करो। अब ये जो आजम खान साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है,
ये एक मूल प्रश्न है जो जिसका आंसर आज हम और आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मूल और मुद्दे की बात यह है कि वो सपा को समाप्त कर देना है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत को कम कर देना है, जिससे कोई चैलेंज न रहे। इसका मैं कारण बता रहा हूं। कारण पहला यह है कि कैसे करना है, क्योंकि राजनीतिक कारण यह है कि सपा की जो बैकबोन है, माई जिसको बोलते थे, मुसलमान और यादव, उनके ऊपर चोट करनी है। क्योंकि आपको 2022 का जो स्टेट इलेक्शन है उसमें एक बड़ा कारण ये लोग मानते हैं कि यादव के लोग जो थे वो अगर थोड़ा ढिठाई नहीं करते, थोड़ा अपने को बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचाते, तो अखिलेश यादव की सीटें थोड़ी और ज़्यादा आ सकती थी। ऐसा भी एक परसेप्शन है। लेकिन मुश्किल ये है कि जो मुस्लिम हैं ये कहाँ जाएं, क्योंकि अब इनके पास आप इस समय उत्तर प्रदेश में सपा छोड़ के और कोई जगह नहीं है। क्योंकि एक चीज़ देखिए, जब भी आज़म खान का पूरे सफ़र में आपको कहीं ऐसा लगा कि सपा उनके साथ खड़ी है, मुझे तो नहीं, कम से कम। अब लोग सपा के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो अपना अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन मुझे तो सपा कहीं आज़म खान के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई दी। दूसरा, अखिलेश यादव जी का रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में न जाना भी इज़ अ क्वेश्चन मार्क। वो क्यों नहीं गए थे? कुछ कारण तो उनको समझाना चाहिए ना। ये जनरल कह देना कि नहीं पसंद है, अरे आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। और रामपुर में आजम खान के मुस्लिम कैंडिडेट और आजमगढ़ में आपके मतलब चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जो यादव बिरादरी से, ये दोनों लोग हार जाते हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी, ये देखने वाली बात है। अब बेसिक क्या करना चाह रहे हैं? बेसिक करना ये बीजेपी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति में कांग्रेस करीब करीब समाप्त हो चुकी है। वो 2.5% से उठ के 5%, 6%, 7%, 8%, मतलब कोई बहुत फॉर्मिडेबल कहीं नहीं है। अब बीएसपी जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है या समाप्त हो गई। बीजेपी के ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया है बीजेपी का। अब अगर समाजवादी पार्टी अगर खत्म हो जाए आने वाले दिनों में, तो बीजेपी को चैलेंज करने वाला कोई भी दल नहीं बचेगा और बीजेपी के लिए अनइंटरप्टेड इन 80 सीट को एक किनारे से जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और अगर 80 सीट से आप यूपी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत से और स्टेट में थोड़ी गुंजाइश हो जा रही है मैन्यूवरिंग करने की। क्योंकि एक चीज़ और समझिए, आजम खान साहब पे जो भी मुकदमा था वो हेट स्पीच वाला, उस पर निर्णय आता है और 24 घंटे के अंदर, जितने में शायद अभी जो निर्णय है, जो ऑर्डर है, वो निकलने में भी टाइम लगता है, 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है और सब भेज दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि ये कानूनन 2 साल या 2 साल से ऊपर अगर किसी को सजा हो रही है तो उसका स्टे नहीं होता है और उसकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जो प्रश्न चिन्ह है, और जो आज जयंत चौधरी ने भी अपने पत्र द्वारा लिखा है, कि विक्रम सैनी को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में, विक्रम सैनी साहब खतौली से एमएलए हैं, उनको 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के लिए दोषी ठहराते हुए अदालत ने, सीबीआई की अदालत ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई है। अगर 2 साल का क्राइटेरिया है जैसा अभी कह रहे हैं, तो उनका 11 अक्टूबर को ये आया था निर्णय, लेकिन आज तक उनकी सदस्यता ली नहीं गई है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो हैं कि एक आदमी को 24 घंटे के अंदर और एक आदमी को आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड थोड़ा विचलित करने वाले हैं। क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि वो आजम खान साहब मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से मुसलमान से ज़्यादा बड़ी बात सपा को समाप्त करने की योजना है, क्योंकि अगर यूपी में सपा एक बार समाप्त हो जा रही है तो फिर कोई मतलब चैलेंज करने वाला भी उत्तर प्रदेश में पार्टी के रूप में नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।